तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। हम लोग आज ऑसिलेशन को ख़त्म कर देने वाले हैं और इसमें से जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगुलर एसएचएम। देखो, इसके पहले हमने लीनियर एसएचएम पढ़ा था। लीनियर एसएचएम में आपका जो मोशन था पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रहा था। कैसे हो रहा था? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आप बोलोगे सर उसमें तो कोनिकल पेंडुलम था। सॉरी, कौन सा पेंडुलम था? कोनिकल नहीं, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में क्या हो रहा था? वो ऐसे मूव हो रहा था। तो आपको तो इसको लीनियर की जगह पर एंगुलर कहना चाहिए था। लेकिन इसका जो मूवमेंट है ना बेटा, ये मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करते हैं। इसलिए उसको हमने लीनियर मोशन कहा था और हमने प्रूफ भी किया था किस तरीके से लीनियर मोशन होता है, क्योंकि हमने उसका जो एक्सेलरेशन है उसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब माइनस डिस्प्लेसमेंट, ऐसे प्रूफ किया था प्रोपोर्शनल टू। तो वहां से हमने पता किया था कि लीनियर मतलब जो सिंपल पेंडुलम है वो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है, मतलब लीनियर ऑसिलेशन करता है। अभी हम क्या करने वाले? एंगुलर ऑसिलेशन पढ़ने वाले। कौन सा? एंगुलर ऑसिलेशन। बिल्कुल, इसमें पूरा एंगुलर ऑसिलेशन होगा। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वायर है, ये यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। ये समझो स्लैब है, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे नीचे में एक डिस्क लगाई। डिस्क पता है सबको, जो आपके घर में सीडी डिस्क होती है ना, पुराने ज़माने की डीवीडी, या फिर कोई भी एक गोल सी चीज़ जो सॉलिड हो, और ऐसे हमने यहाँ पे लगा दी, ऐसे गोल और सॉलिड। ठीक है, और अभी क्या करने वाला हूँ मैं, इसको लटका के ऐसे थोड़ा सा घुमाने वाला हूँ, थोड़ा सा ऐसे। तो क्या होने वाला है, जब ऐसे घूमेगा ऐसे, तो इस वायर में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, और अपने ट्विस्ट को निकालने के लिए, खुद को रिस्टोर करने के लिए उल्टा घूमना चाहेगा। बराबर है? उल्टा मतलब ये ऐसा घुमा, ये आप जब इस डिस्क को ऐसा घुमाओगे तो वायर में ट्विस्ट आ जाएगा और वायर का ट्विस्ट बोलेगा कि नहीं, मुझे वापस जाना है, तो ये डिस्क को वापस घुमाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्लैब में एक वायर को फिक्स करने वाले हैं इस तरीके से। वायर बहुत पतला होगा और हम कहेंगे कि भाई ये मेटालिक वायर हो, या फिर आप कह सकते हो नायलॉन का हो। ठीक है, ज्यादातर मेटालिक यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाने वाले हम लोग? डिस्क। यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? डिस्क। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिस्क लगाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखो क्या होने वाला है। अभी हम लोग इसको ऐसे घुमाओगे आप, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कैसे घुमाओगे। अब जब इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो वायर के अंदर ना, जब आप ऐसे घुमाओगे इसको ऐसे, तो वायर के अंदर ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि वायर भी तो घूमेगा ऐसे, क्योंकि फिक्स्ड है यहाँ पे और यहाँ पे, वायर भी तो घूमेगा और वायर खुद को उल्टा करना चाहेगा ट्विस्ट निकालने के लिए। उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। उसके अंदर में एक रिस्टोर करने वाला टॉर्क है। रिस्टोर मतलब जैसा था वैसे ही होना। तो पहले वायर ऐसा था, फिर हमने इसको घुमाया डिस्क के जरिए, तो ये अपनी जगह पे वापस आना चाहेगा। ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क, इसके अंदर की क्षमता। ठीक है, वापस अपनी जगह पे लाने की। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा। एक बार फिर से सुनो, ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको जो थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं ऐसे, ये जो वायर में जो टॉर्क पैदा हो रहा है ना, वो वापस आने के लिए, वापस अपनी जगह पे आने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क जिसे कहेंगे। ये रिस्टोरिंग टॉर्क और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्क ऐसी घूम रही है और वायर कैसे घूमेगा? उसके अपोजिट दिशा में, ऐसे। ठीक है, आपने अगर इस डिस्क को ऐसे घुमाया तो वायर कैसे घूमेगा? उसके उल्टी डायरेक्शन में। मतलब अगर आपको ये ऐसा घुमाना है तो ये कैसा घूमेगा? ऐसे। कौन? ये वायर। इसको आपने ऐसा घुमाया तो वायर घूमेगा ऐसे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस यहाँ पे क्या होने वाला है, जो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क है, जिसको हम टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। ये प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। और अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलने वाले हैं? थीटा। क्या बोलने वाले हैं? थीटा। और भैया यहाँ पे जो निगेटिव साइन देने वाला हूँ, ऐसा क्यों? अब बोलो ऐसा क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट दिशा में है। हमने क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि आप इसको ऐसा घुमाओगे, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट दोगे थोड़ा सा, तो ये अपने आप अपनी जगह पे वापस आएगा। मतलब देखो, आपने ऐसा घुमाया और छोड़ दिया तो ये ऐसा होगा, फिर 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 ऐसा होगा। मतलब ये आधा क्लॉकवाइज करेगा। अगर ये अगर क्लॉकवाइज है ये मोशन,
तो थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण। आप करके देखिए घर पे, आप एक वायर लीजिए बढ़िया सा, यहाँ पे आप डिस्क को अटैच करिए, ठीक है। आप ऐसा घुमाइए डिस्क को, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, डिस्क अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वायर ने अपना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा दिया और इसको वापस अपनी जगह पे लाया। फिर ये इस तरफ भी घूमेगा थोड़ा सा, वायर फिर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा और इसको सेंटर पे मतलब इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया। ये घूम फिर से ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये फिर से ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, पार्टली क्लॉकवाइज और पार्टली एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है डिस्क, ठीक है। ये वायर भी घूमेगा, ठीक है ना। जब डिस्क इधर जाएगी तो वायर इधर घूमेगा, जब डिस्क इधर आएगी तो वायर इधर घूमेगा, ठीक है। ऐसे होते रहेगा। तो ये है रिस्टोरिंग टॉर्क और वो किसको प्रोपोर्शनल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को, ठीक है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को, क्योंकि ये गोल घूम रहे हैं ना, तो हम उसको एंगुलर चीज कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। हमारी आदत है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट की जरूरत होती है। हम यहाँ पे बोलने वाले सी, और यहाँ पे रहेगा थीटा, और यहाँ पे रहेगा माइनस। तो व्हाट इज सी? हम सी को बोलेंगे टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे? टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट। अब ये टॉर्शनल कांस्टेंट जो है ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, अपनी वो लिमिट बताता है। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट बताता है कि इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर। मतलब अपने इतना सा घुमाएगा थोड़ा सा टॉर्क, ज्यादा घुमाएगा थोड़ा सा टॉर्क, और ज्यादा घुमाएगा और ज्यादा टॉर्क। आप जितना ऐसे घुमाओगे ना ज्यादा टॉर्क पैदा करेगा, थोड़ा टॉर्क करोगे तो थोड़ा। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एक, ठीक है। ठीक है, आपने अगर टॉर्क की वैल्यू बताई, आपने अगर थीटा की वैल्यू बताई, तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से सी का वैल्यू निकालना चाहूँ, क्या सी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो सी का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये बनेगा टॉर्क अपॉन थीटा, क्योंकि थीटा जो है डिवाइड में जाएगा इसके टॉर्क अपॉन थीटा। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव में आएगी। क्योंकि नेगेटिव साइन किसके लिए है, थीटा के लिए। थीटा क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है अगर पॉजिटिव पकड़ते हैं तो थीटा उसके नेगेटिव होगा, अपोजिट दिशा में होता है, इसलिए ये। लेकिन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में टॉर्क अपॉन थीटा। इतनी टॉर्क और इतना डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू आएगा कांस्टेंट, हर बार कांस्टेंट आएगा। क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट 5 करोगे तो समझो कि टॉर्क 10 हो रहा है, तो आंसर आएगा 2। फिर डिस्प्लेसमेंट आप 10 करोगे और टॉर्क 20 हो जाएगा तो आंसर आएगा 2। मतलब हर बार आपका कांस्टेंट 2 ही रहेगा, करेक्ट। ये बात तो समझ गए सर हमको कि भाई सी का वैल्यू क्या होने वाला है। सी को क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन कौन सा, एंगुलर। या फिर आप ये बोल सकते हो, हाँ, सी इज इक्वल टू क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट सी। अब हम जब ये पढ़ रहे थे, क्या कौन सा चैप्टर है वो, रोटेशन डायनामिक्स, और उसमें से रोटेशन मोशन वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, तो उसमें हमने देखा था कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो आई इंटू अल्फा होती है, ठीक है। और जो अल्फा जो है ना, यहाँ पे अल्फा जो है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो आई है ना, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे आएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कहां पे होगा सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, या फिर सरफेस। सरफेस को परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। एंड आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट इट्स सेंटर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमें पता है अल्फा कौन है और आई कौन है। यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन में और इक्वेशन में, ये अगर आपका इक्वेशन 1 है और ये अगर आपका इक्वेशन 2 है, तो 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड जो है टॉर्क जो है सेम दिख रहा है, तो बचा कौन सा, ये वाला चीज। आप बोल सकते हो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। देखो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, क्योंकि टॉर्क सेम है तो इसका और इसका सेम हो जाएगा कंपेयर करोगे तो अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूँ, हम देखो यहाँ पे मैं लिखा है एंगुलर सिस्टम और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एंगुलर सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पर
आई को क्या बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो। लेकिन इस अल्फा का क्या होता है, देखो अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू कह सकते हैं इतना होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। देखो हमने लीनियर में भी वही सोचा था, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, लेकिन वहां पे था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्क इतना ही है, एंगुलर को हम थीटा बोलते हैं, लीनियर को हम एक्स बोलते हैं। वहां पे आया था d2x अपॉन dt स्क्वायर, यहाँ पे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। व्हाट इज दिस सर, एक्सेलरेशन है। अब बोलोगे वेलोसिटी क्या होती है, तो हमने देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था जब चैप्टर शुरू हुआ था रोटेशन डायनामिक्स, उसमें सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, लेकिन कौन सी, एंगुलर, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल होता है d थीटा अपॉन dt, करेक्ट है। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d ओमेगा अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखा था ओमेगा का, ये d अपॉन dt, और यहाँ पे आएगा d थीटा अपॉन dt। ये किसका वैल्यू है, इस ओमेगा का। और आपको पता है अभी क्या होने वाला है, d और d, ये हो गया d2 डबल डेरिवेटिव थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मैंने अल्फा का वैल्यू क्या निकाल के दिया ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो मैं आप पुट कर सकता हूँ अल्फा की जगह d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस सी थीटा। अब एक बात समझिए, मैं अगर इस चीज को इक्वल टू के इधर लाऊंगा, इस चीज को इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा सी थीटा, लेकिन ये है माइनस, तो इधर आके बनेगा प्लस, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा जीरो। और ये हुआ आपका एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द एंगुलर एसएचएम, मतलब एंगुलर क्या है एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और चीज करनी है हमें यहाँ पे तो हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया। आपको पहली स्टेप करनी है, दूसरी स्टेप करनी है, और फिर तीसरी स्टेप में ये आपको मिल जाएगा, आपको अगर अल्फा की जगह पे पुट करोगे तो, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप्स है कुछ, ये देखो ये वाला एक स्टेप, ये वाला एक स्टेप, और ये फिर ये वाला एक स्टेप, और फिर आपको मिल जाएगा ये। और यहाँ पे हमने ये किस तरीके से लाया, तो आप बता सकते हो कि अल्फा का वैल्यू ये होता है करके इसके बाद में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है। तो हमारे उसमें देखो वैल्यू क्या है, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, करेक्ट है। मैं चाहता हूं यहां से एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालूं, मतलब थीटा, ये अगर इसके नीचे लाऊं तो यहां क्या होने वाला है, माइनस सी अपॉन आई। अब देख सकते हो क्या है, माइनस सी अपॉन आई, करेक्ट है, अल्फा अपॉन थीटा, अल्फा अपॉन थीटा। देखो अल्फा यहाँ पे थीटा डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो आई है ये डिवाइड में जाएगा इस तरफ सी के, माइनस सी अपॉन, ठीक। तो अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन आई। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी, इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, अब हम इसका टाइम पीरियड निकालने वाले हैं, ठीक है। क्या निकालने वाले हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, आप लोग इसका नोट्स स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो फटाफट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है। और फिर हमने देखा था 2 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पे 2 को हम वैसे रखेंगे, लेकिन इस ओमेगा की जगह पे क्या पुट करने वाले थे, याद करो क्या पुट करने वाले थे, तो हम पुट करने वाले थे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपको पिछला वाला वीडियो देखना चाहिए सिंपल पेंडुलम का, वहां पे हमने किस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ला के रखा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से वैल्यू ला कर दिया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसके जगह पे वैल्यू रख के देखें वहां पे क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पर t का वैल्यू निकाल के दिखूं तो 2 अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये कौन सा होगा, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी चीज चल रही है,
एंगुलर मोशन वाली, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे अल्फा अपॉन थीटा पुट करूँ तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, सी अपॉन आई। देखो, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा की जगह पे आप पुट कर सकते हो सी अपॉन आई, ठीक है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और अगर आपको सी पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टाइम पीरियड। देयरफॉर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ये सी ये 2 पाई वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो आई है ऊपर जाएगा और सी रहेगा नीचे, आई ऊपर जाएगा सी रहेगा नीचे। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अगर आपको अल्फा का वैल्यू पता है, आपको थीटा का वैल्यू पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट पता होता है, 2 पाई पता होगा, आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा। ये था डिस्क के लिए, ये था डिस्क के लिए एक हम टॉर्शनल मोशन का लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले, उसके बाद में टाइम पीरियड निकाला। अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ाने वाला हूं और वो है मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसमें कैसे टॉर्क पैदा होता है। क्या उसमें सच में टॉर्क पैदा होता है या फिर और कुछ होता है, यह हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। सो अभी जो टॉपिक पढ़ने वाला है उसका नाम है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास में पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दिखाया मैंने ऊपर की तरफ ये। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा जाए, क्यों ना हम यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा जाए। तो हम यहाँ पे एक मैग्नेट को रखने वाले हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखने वाले हैं, मैग्नेट को रखने वाले हैं, ठीक है। अब होने वाला क्या है, जब तक मैं इस, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रखने वाले इस तरीके से, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। पहले बता दो मुझे मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा से निकलती है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक। किस दिशा से निकलती है, आप बोलोगे सर मैग्नेट को हमने इस तरीके से पढ़ा है पिछले साल, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो नॉर्थ में से निकल के साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ में से निकल के साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर में होती है साउथ टू नॉर्थ, अंदर में होती है साउथ टू नॉर्थ। यहां तक सब क्लियर है, यहां पे हमें मालूम है ऐसा होने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इस मैग्नेट को, मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पे रखा और साउथ पोल यहां पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रखा, करेक्ट है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एग्जैक्टली ऐसे, उसकी जो लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, वो एग्जैक्टली पैरेलल होंगी एक दूसरे को, ठीक है। अब मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा कुछ, ये है उसकी एक्सिस, ये है मैग्नेट की एक्सिस, और मैग्नेट की जो ओन एक्सिस है वो कैसे है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, उसका साउथ पोल जो है उसके अपोजिट दिशा में है। तो अब इसके ऊपर कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे, कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, ना तो टॉर्क एक्ट होगा ना ही फोर्स। जैसे आप इसको ऐसे रोटेट करोगे थोड़ा सा खचाक, तो ये क्या होगा, अपनी जगह वापस आएगा। ऐसे करोगे ना आप खचाक, वापस आएगा अपनी जगह। कैसे, ऐसे करोगे ना आप खचाक, वापस आएगा अपनी जगह पे। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। जब आप उसको ऐसा रोटेट करना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसा फोर्स लगाएगी और अपने जगह आपको बोलेगा अपने डायरेक्शन में आ, नॉर्थ को लेकर जाएगा बी के डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल को बी के डायरेक्शन में लेके जाएगा। आप ऐसा करोगे, ये ऐसा करेगा, है ना। यही तो काम होता है। जैसे कि हम कंपास देखते हैं, कंपास भी तो वैसे काम करता है। जो आपका कंपास होता है, अपना कंपास मतलब वो प्रोटेक्टर वाला कंपास है मेरे क्लासमेट का कंपास, यानी कि मैग्नेटिक कंपास, जिससे हम दिशा को देख सकते हैं। आप देख सकते दिशा को, देखो। तो जैसे ही हम नॉर्थ ऐसे करते हैं ना, ऐसा कंपास पकड़ते हैं, तो उसका नॉर्थ जो है ना ऊपर की तरफ एक्ट होता है। ऊपर मतलब कैसे, ये इस दिशा में जहाँ पे हम मैप का नॉर्थ देखते हैं ना, उस तरफ। तो फिर हमें समझ में आ गया था कि भाई ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब तक हिला वापस, हिला वापस, फिर इसका इनर्शिया होने के कारण क्या करेगा, ऐसे होके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा कुछ समय बाद हो सकता है अपनी जगह पे आ जाए। तो इस चीज को हम यहां पे दिखा रहे हैं कि मैग्नेट को हमने किया तिरछा। तो मैग्नेट को जैसे ही तिरछा करोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्या करना चाहेगा, मैग्नेट को ऐसे करना चाहेगा, ये फोर्स लगा के। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एक, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एक। मतलब ये साउथ बोलेगा कि इस तरफ आ जा, नॉर्थ बोलेगा कि इस तरफ आ जा, दोनों जगह फोर्स लगेगी। और क्या होगा, कपल होगा, फोर्सेस का कपल तैयार हो जाएगा। कपल यानी कि क्या होता है सर, वो जो गार्डन में बैठते हैं अरे वो नहीं भाई,
ये जो कपल है ना, कपल मैग्नेट वाला कपल, हनी फोर्स वाला कपल, ये फोर्स वाला कपल क्या चीज होती है? तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं। क्या बोला मैंने बोला दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं, ऐसे और ऐसे। सोचो कैसे हो गए? ऐसे और ऐसे। अब होने वाला क्या है, इनके बीच में जो दूरी होती है ना, दूरी, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट दिशा में है, और ये जो दूरी है इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे, मैग्नीट्यूड का फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दिस लेंथ, उनके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ, ये बोलते हैं कपल। ठीक है, ये बनाता है कपल। अब यहां पर भी तो वही हो रहा है, इस फोर्स, ये यहां पे इस साउथ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है, ये चाहेगा कि साउथ पोल इधर आ जाए, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल इधर आ जाए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो साउथ में से, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, नॉर्थ पोल में से, तो ये भी ऐसा होना चाहेगा और ये डिस्प्लेसमेंट करते रहेगा। ठीक है, मास का इनर्शिया होने के कारण वो ऐसा रोटेट आपने किया थोड़ा सा ऐसे खचाक, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है? ये तो है पहले तो आपका बार मैग्नेट ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, सामने से देखोगे तो ठीक है, ये होगा समझो नॉर्थ, ये होगा साउथ, तो ऐसे कुछ फील्ड लाइन्स निकलेंगी, है ना, ऐसे। तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब हम मोशन कैसे देने वाले हैं? तो यहां से एक एक्सिस को पास करो इसके सेंटर से। ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो मैग्नेट है ये ऐसा दिख रहा है वहां पे, ऐसे, इसमें से हमने एक एक्सिस को पास किया। ठीक है, वो 2D है, ये 3D है ना, इसीलिए। अब मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, इसके अबाउट। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर टू द बॉडी, उस बॉडी को परपेंडिकुलर और सेंटर में से पास होने वाला। इसका मास समझो कि m है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I। इस बॉडी के अबाउट घूमने, मैग्नेट को घुमाने वाले ना, में से घुमाने वाले हैं ना, तो घुमाने के वक्त क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसमें इनर्शिया पैदा हो जाता है, बराबर है। वो क्या करता है? अपने मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब इनर्शिया का वैल्यू क्या हो सकता है इस चीज के लिए? ये है मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेट है ना, मैग्नेट का कुछ ना कुछ मास है ना, मास होगा तो भाई उसका कुछ ना कुछ यहाँ से इतना लेंथ होगा। तो हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो टॉइसेल है, करेक्ट है, टॉइसेल होता है लेंथ। ये देखो, ये मैग्नेट है, उसके जो टोटल लेंथ होता है हम उसको टॉइसेल बोलते हैं। सेंटर से एल इस तरफ, सेंटर से एल उस तरफ, इसलिए हम इसको टॉइसेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है इस बार मैग्नेट का? तो होने वाला है उसका लेंथ प्लस ब्रेड्थ और डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय आएगा 12। तो यहाँ पे आएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये आता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बार मैग्नेट इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से होता है, और यहाँ पे हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, फिलहाल इसके काम नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो अभी हम पता चला कि हम लोग मैग्नेट को कैसे मूव करने वाले हैं? एंगुलर पोजीशन में मूव करने वाले हैं। ठीक है, कैसे मूव करने वाले? एंगुलर पोजीशन में मूव करने वाले। तो भैया ये है मैग्नेट, यहां पे हमने गड्ढा मारा, इस एक्सिस के अबाउट घुमाने वाले, इस एक्सिस के अबाउट। ऐसा था पहले, हमने घुमाया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब ऐसा घूमेगा तो ये क्या जाएगा? अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, खचाक वापस आ जाएगा ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं। सर यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर टॉर्क डेवलप होगा। ये जो अपने ऐसा घूमना चाहेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको नहीं घूमने देगी, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी और उसको सीधा करना चाहेगी, फिर ऐसे मोशन होते रहेगा उसका। ठीक है, सो टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हमने देखा था mb sin थीटा। देखो याद करो, पिछले आपने पढ़ा होगा mb sin थीटा। लेकिन m क्या है? मास, यहां पे यूज किया। लेकिन यहां पे m कौन है? यहां पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे इसीलिए मैं यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी मैं म्यू बोलने वाला हूं। तो यहां पे आएगा म्यू b sin थीटा, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने 11th में क्या पढ़ा होगा? इसको m को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, लेकिन अभी इस बार उसका मास का यूज करना है m, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू रख दिया सीधा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
एक और चीज, वही थीटा का जो वैल्यू है ना बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है। मतलब जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ना वो बहुत छोटा है। वो क्या है? बहुत छोटा है। आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वो कैसा है? बहुत छोटा है। तो मैं क्या करता हूं, देखो जो साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा ना वो थीटा के बराबर होगा लेकिन रेडियन वाले। मतलब जो आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, जो भी आप एंगल लोगे, 10 डिग्री का एंगल या फिर 6 डिग्री का एंगल, 7 डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो उसके लिए जो थीटा का वैल्यू है ना रेडियन में सेम होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ थीटा। अब टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? देखो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू टाइम मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। ये है मैग्नेटिक, उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट होने वाला है वो। अब हमें पता है टॉर्क और थीटा ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? तो आप बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे अपोजिट डायरेक्शन में? मतलब थीटा जो है टॉर्क से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा ना, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जो है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो अपोजिशन में, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऐसा करना चाहोगे तो टॉर्क इस तरीके से डेवलप होगा, क्योंकि अपनी जगह पे वापस लाना चाहते हैं ना टॉर्क। ये टॉर्क क्यों है? रिस्टोरिंग टॉर्क होता है ना, ये टॉर्क जो है रिस्टोरिंग होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क है ये। तो जब आप ऐसा मूव करोगे उसको तो ये अपने अपने अंदर एक शक्ति तैयार करेगा और शक्ति के कारण क्या होगा? ऐसा कर देगा उसको। तो थीटा का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है लेकिन टॉर्क उसके अंदर ऐसे डेवलप हो रहा है इस डायरेक्शन में। आप इसको ऐसा करना चाहते हो लेकिन टॉर्क होने नहीं दे रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट के टॉर्क अपोजिट एक्ट हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, टॉर्क अपोजिट दिशा में लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। फिर ये है टॉर्क एमबी साइन थीटा, और एक है टॉर्क का वैल्यू और वो है आई इंटू अल्फा। ये नहीं छोड़ने वाला साथ आपका, क्यों? ये साथ नहीं छोड़ने वाला। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडीज, ठीक है। तो वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं आई कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखा क्या यहाँ पे? लिखा है, ठीक है। दिस इज फॉर बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। और अल्फा कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब 1 और 2 में देखो आपको मिल रहा है टॉर्क टॉर्क सेम, तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड आएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। यहां तक किसी को डाउट है भाई? बिल्कुल भी नहीं सर, यहां पे ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए? हम यहां पे एक चीज बता सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है। बताओ अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है? तो आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, और ये जो आई है ना ये इक्वल टू के मतलब इस तरफ है और न्यूमरेटर में, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि भैया उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिक्स होगा क्योंकि मैग्नेट फिक्स है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा क्योंकि वो हमने लगाया है बी का वैल्यू, ये है ना, ये जो हमने लगाया है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू फिक्स होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, वो बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो कितना अपोज करेगा अपने मोशन को, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन थीटा जो है ना सर, ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं थीटा को। और मुझे यहां से पता चला कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर मैं इसको कांस्टेंट बोलूं सभी चीजों को, म्यू बी और आई, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो बचा क्या? मैं बोलूंगा अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे है माइनस साइन सर, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। मतलब आपका जो एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो थीटा के अगेंस्ट वाली दिशा में होगा। मतलब आपका अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होता है? फोर्स के कारण, करेक्ट है। लेकिन यहां पे किस कारण प्रोड्यूस होगा? टॉर्क के कारण। टॉर्क क्यों बोल रहा हूं मैं? टॉर्क क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे जो अल्फा है ना, वो कौन सा अल्फा? वो कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके कारण होता है? टॉर्क के कारण, ठीक है। जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स के कारण होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके कारण होता है? टॉर्क के कारण। आप सिंपल सी बात कह सकते हो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहां पे आपको एक फॉर्मूला मिल गया। एक और काम करते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिखूं दोबारा, यहां पर अगर मैं चाहूं कि अल्फा अपॉन थीटा लाऊं, देखो अल्फा अपॉन थीटा लाऊं, देखो क्या होने वाला है? अल्फा और ये थीटा जो है डिवाइड में आएगा इस तरफ, इसके डिवाइड में, तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस म्यू बी अपॉन आई।
बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा इससे। अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना, और एम इज द मास। नहीं तो आप बोलोगे एम को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, गलत है, अभी के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि हम उसका मास का यूज करने वाले, मैग्नेट का मास। अभी मैं यहां से अगर मैग्नेट्यूड हटा दूं, अगर इस वैल्यू का सिर्फ मैग्नेट्यूड ले लूं, तो आप बोलोगे अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई, और लिखूंगे यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपको पता है टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दिस इज, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो क्यों ना मैं इस टाइम पीरियड में इस वैल्यू को पुट करके देखो, तो क्या होगा, देखो चेक करते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा यहां पे, फिर 2 पाई अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहां पे 2 पाई को वहीं पे रखूंगा और मैग्नेट वाली चीज पुट अप करूंगा यहां पे। सो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, म्यू बी अपॉन आई, देखो म्यू बी अपॉन आई, हो गया फॉर्मूला तैयार। अगर मैं एक और तरीके से इसको लिखूं तो क्या होगा, 2 पाई, और ये जो म्यू बी अपॉन आई है ना, ये आई ऊपर गया इस तरीके से, तो बनेगा आई अपॉन म्यू बी, तो ये बन जाएगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये बन जाएगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। मतलब यहां पे जो वाइब्रेशन होने वाला है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, ये जो ऐसे रोटेट करने वाला है ऐसे मैग्नेट कंटिन्यूसली, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर आपको उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता है, अगर आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस प्रकार से डेरिवेशन था। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा समझना चाहिए भाई, आधा नहीं। और अभी हम करने वाले 2 न्यूमेरिकल, बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो करते हैं। पहला न्यूमेरिकल करने वाले हैं आपके बुक में 126 पेज पे 5.12, ठीक है, 126 पेज पे 5.12 ये न्यूमेरिकल है, बताया गया है 126 पेज पे 5.12 नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया है, ए बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम, मतलब आपको जो गिवन है वो देखो क्या है, मास इज इक्वल टू 120 ग्राम, ग्राम में है, पर इसको कन्वर्ट कर लो आप, तो मास इज इक्वल टू बन जाएगा 120 ग्राम का बन जाएगा 0.12 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि यहां पे आप 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर है। तो मतलब आप ऐसा करोगे ना, यहाँ पे 120 ग्राम और ग्राम निकाल के अगर किलोग्राम रखते हो तो ये बन जाएगा -3, और बन जाएगा ये -3 1 2 3 माइनस की तरफ आएगा तो 0.12 किलोग्राम, ये बन जाएगा आपका मास किलोग्राम में, ठीक है। अब क्या दिया है आपके पास में, जो मैग्नेट है ना, कुछ इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि उसका जो हाइट है मैग्नेट का, ये जो हाइट दिख रहा है आपको मैग्नेट का, ये है 80 mm, और उसका जो लेंथ है, लेंथ कहां पे, वो है 40 मीटर, मतलब ये लेंथ हो गया उसका 40 मीटर, जैसे कि आप ये बोल दो नॉर्थ है साउथ है, इस तरीके से। और उसका जो डेप्थ है, ब्रेड्थ, वो है 10, ये वाला वैल्यू, ये जो है 10, ठीक है। और सभी के सभी mm में है, ठीक है। ये बी mm में होगा, बी का वैल्यू भी किस में होगा, mm में, सभी के सभी mm में। इस प्रकार से मैग्नेट है आपका, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो है ना ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन किस हिसाब से कर रहा हूंगा, ये ऐसे रोटेट कर रहा हूंगा, बराबर है, उसके सेंटर से पास होने एक्सिस में से।
तो उसका टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पाई सेकंड ओनली। कितना है? पाई सेकंड। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये उसका टाइम पीरियड है, वो है पाई सेकंड। अब निकालना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है, मतलब कि म्यू, और वो कितना गिवन है? 3.4 AM²। ठीक है, और आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मतलब बी का वैल्यू निकालना है। आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है कि टाइम पीरियड, वी नो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम, एम बी, लेकिन एम नहीं, यहाँ पे म्यू बी रखना चाहेंगे क्योंकि म्यू इज द मास, म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ओके। सो अब देखो क्या होने वाला है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? सो 2 पाई का वैल्यू रखेंगे यहीं पे, लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है? पाई सेकंड। तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा पाई, और अंडर के अंदर देखो क्या रखने वाला हूँ मैं? आई अपॉन म्यू, फिलहाल वैसे ही रखो, और बी फिलहाल वैसे ही रखो। अब देखो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल आसान है। अब बचा क्या? 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। अब आप क्या करिए? स्क्वेयरिंग करिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग दोनों तरफ। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आई अपॉन म्यू बी, और इसका क्या बनेगा? स्क्वायर, हर एक टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर बचेगा 1, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, ये बाहर आ जाएगा तो बनेगा आई अपॉन म्यू बी। आपको क्या निकालना है यहाँ से? बी। क्या निकालना है? बी। अब आप लोग देख सकते हो क्या निकालना है आपको? बी। बी निकालना है, बी। तो देखो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या रख रहा हूं, ये बी जो है यहां से ऊपर लेकर जाने वाला हूं, तो b इंटू 1 बन जाएगा b, और बाकी बचेगा वही 4i डिवाइड बाई म्यू। क्यों? क्योंकि यहां से b को आप इधर लेकर आए ना, सो ये बन जाएगा b का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन। अभी आपको i का वैल्यू रखना है और म्यू का वैल्यू रखना है, तो आप लोग लिख सकते हो i का वैल्यू फॉर बार मैग्नेट, i का वैल्यू फॉर ए बार मैग्नेट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका आएगा मास m इन ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12। अब मैंने l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि आपका जो मैग्नेट था वो कुछ इस प्रकार से था ना, देखो याद करो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये तो 80 था, ये लेंथ उसका 40 था, और ये जो है 10 था, डेप्थ वाली चीज। तो आपने एक्सिस को यहां से पास किया ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो उसको, तो भैया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से, हाइट नहीं आएगा उसमें, ठीक। सो आपका बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। अब यहां से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अलग से निकालते हो, देखो क्या आने वाला है, मास कितना है 0.12, कितना है 0.12 किलोग्राम, और एल कितना है लेंथ, तो आप बोलोगे सर लेंथ जो है उसकी लेंथ जो है देखो यहाँ पे 40 mm है, ठीक है ना, 40 mm है, कितना है 40 mm, और उसका आएगा स्क्वायर, ठीक है, उसका आएगा स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो उसका लेंथ वगैरह का डायमेंशन है, और पहले उसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेंथ कितना है 40 mm, उसका अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर आपको यूज है बी का, बी कितना है 10 mm, उसको आप अगर कन्वर्ट करते हो 10 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो देखो हमने बी भी निकाला, एल भी निकाला, अभी हम वहां पे रखेंगे। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे कौन है 40, सो एल है 40 इंटू 10⁻³ प्लस बी 10 इंटू 10⁻³, यहाँ पे इसका स्क्वायर और यहाँ पे है इसका भी स्क्वायर, डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब सोचो क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला देखो फटाफट। तो यहाँ पर जो है 0.12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 12 इंटू पावर, देखो 12 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 डिजिट अगर पीछे गए तो बन जाएगा 12, और यहाँ पे क्या बनेगा देखो 40 का स्क्वायर 1600, और यहाँ पे आएगा 10⁻³ का पावर -2 10⁻6, 3 2 6, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 10 का पावर 2 मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे 10 का पावर -3 उसका पावर 2 तो बनेगा 10⁻6, और डिवाइड में क्या आएगा 12,
आप देख सकते हो यहाँ से 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से 10⁻², है और यहाँ से 10⁻6, 10⁻6 कॉमन निकाल दूंगा मैं बाहर, तो क्या बचेगा अंदर 1600 + 100, ठीक है। अब देखो क्या आने वाला है, ये बन जाएगा 2 और 3 और 2 और 6 -8, और ये बन जाएगा 1600 100 1700। सो आई का वैल्यू क्या मिला हमें, आई का वैल्यू मिला इतना, और ये आएगा kg/m में, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिला इतना, कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = 1700 10⁻⁸ kg/m², ठीक है। सो अभी मैं यहाँ का कुछ डाटा मिटा रहा हूँ, ये गिवन डाटा जो है ये मिटा रहा हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टाइम पीरियड का, उसमें हमें जो वैल्यू पुट करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। सो टाइम पीरियड हमें क्या निकालना है, बी, और बी का वैल्यू फॉर्मूला ये है, b = 4 × I/μ। तो ये कैलकुलेशन किसका था, ये कैलकुलेशन I का था इतना। अब देखो 4I/μ, तो 4 का वैल्यू 4 है, I का वैल्यू इतना है 1700 × 10⁻⁸, और म्यू का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से, ये है म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट 3.4, ठीक है 3.4। अगर मैं एक चीज करूं यहाँ पे, इस 4 को वैसे ही रखूं, ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आने वाला, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1.7 बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट दे रहा हूं तो ये 3 प्लेसेस बन जाएगी 10⁻ करेक्ट है ना, क्योंकि ये है बड़ा नंबर, मैं उसका बना रहा हूँ छोटा, तो यहाँ पे मुझे बड़ा करना पड़ेगा वैल्यू को, तो यहाँ +3, ठीक है। तो 1.7, अगर मैं 1700 का 1.7 करना चाहूँ तो मुझे +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब, या फिर आप बोलोगे 1000 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1000 × 1.7 मतलब 1700, यहाँ पे 10⁻8 और डिवाइड बाय 3.4। आपको पता है 70 × 2 = 34, तो 1.7 × 2 = 3.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2। तो हमारे पास में आया 4/2 × 10⁻, देखो क्या आने वाला है, +3 - 8, ठीक है। तो अभी b का वैल्यू क्या बनने वाला है, देखो फटाफट, तो b का वैल्यू बनेगा 4/2, 2 × 2 2 × 4, तो 2 × 10⁻⁵, ये बन जाएगा आपका b का वैल्यू, और यहाँ पे आएगा टेस्ला, उसका यूनिट आएगा वो है टेस्ला, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो Wb/m², और Wb/m²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है इसका वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला और Wb/m²। यकीनन थोड़ा सा वीडियो बड़ा है ये वाला, इसमें जो है एक न्यूमेरिकल जो अभी हमने पढ़ा ये, और अगला न्यूमेरिकल है इससे भी आसान और बहुत ही प्यारा, ठीक है। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। सा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन का नाम है भाई लिखा ही नहीं है, पेज नंबर 126 पे 5.13 वाला क्वेश्चन, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं उसका उतना बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन उसमें जो वैल्यूज दिए वो डिक्टेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका अगर स्टेट बुक है आपके पास में, तो आप देख सकते हो, 2 मैग्नेट्स विद सेम डायमेंशंस, आपके पास में 2 मैग्नेट है, 2 मैग्नेट विद सेम डायमेंशन, मतलब उनका डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन, ठीक है ना, सेम डायमेंशन, ये बहुत काम की चीज है, उसका डायमेंशन कैसा है, सेम डायमेंशन है, और उसका मास भी सेम है, एंड सेम मास, मतलब हमारे पास में 2 मैग्नेट है जिनका डायमेंशन सेम है और उनका मास भी सेम है, बट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये जो 2 मैग्नेट है ना, इसमें से पहला मैग्नेट का मोमेंट अगर हम μ1 बोलेंगे तो उसका वैल्यू कुछ दिया है, और अगर दूसरा मैग्नेट है तो उसका लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट उसका बोलेंगे μ2, और μ1 का वैल्यू दिया है 100 am², और यहां पे दिया है 50 am², दूसरे इसका, ठीक है, am², और इनको फिर बांधा गया जॉइंटली, मतलब एक मैग्नेट है इस तरीके से, अगर आपके पास में ये मैग्नेट है इस तरीके से, तो इनको इस तरीके से बांधा जाएगा, ठीक है। और ये अगर एक मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये वाला, और दूसरा मैग्नेट कहां पे बांधेंगे, यहीं पे, इसके ऊपर, ठीक है।
और दूसरा मैग्नेट कहाँ पे बांधेंगे, इसी के ऊपर, मतलब हमें एक और मैग्नेट यहाँ पे रखना पड़ेगा उसके ऊपर। जैसे कि आप पर्क का चॉकलेट ले लो, पर्क चॉकलेट, उसको एक के ऊपर एक रख के देखो, ठीक है। इस तरीके से आपने मैग्नेट को रखा, ठीक है, पीछे से यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। सो आपने यहाँ पे दो मैग्नेट को रखा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से ये दूसरा मैग्नेट है ना, ये ऊपर वाला वन मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट है, दो मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट का डायमेंशन सेम है, दोनों मैग्नेट का साइज भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम अच्छी नहीं बनी, छी खराब हो गया, इसको अच्छे से निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 12 मैग्नेट, ये हो गया उसका डेप्थ वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रखेंगे इसको, और सेम टू सेम यहाँ पे हमने यहाँ यहीं से ऐसा दिखा दिया आपको कि भाई ये वाला दूसरा मैग्नेट है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन है सेम, इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसका हर एक चीज सेम होगा, उसका मास भी सेम। इसका मास, अगर इस मैग्नेट का मास m है, इस मैग्नेट का भी मास m है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है तो नीचे वाले का हो सकता है इधर ही हो, और साउथ पोल इसका इधर है तो नीचे वाले का हो सकता है कि इधर ही साउथ पोल हो, ठीक है। तो हमें म्यू दिया है, अब चेक करते हैं। अब लाइक पोल और अनलाइक पोल की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हमने इनको बांधा, दोनों को बांधा, तो जब हम लाइक पोल को बांधेंगे एक तरफ, लाइक पोल जब हम टाइट करेंगे पोल्स, तो उस वक्त उसको घूमने के लिए टाइम लग रहा था, टाइम 1 बोलेंगे इसको, 5 सेकेंड। और जब हम अनलाइक पोल को टाइट कर रहे हैं, अनलाइक पोल को, ठीक है, अनलाइक पोल को जब हम टाइट कर रहे हैं, अनलाइक पोल्स, तो उसका जो टाइम है ना वो निकालना है। मतलब आप सोचो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहली बात, आपके पास में दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट और ये वाला एक मैग्नेट, या फिर हम बुक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपके पास में दो बुक्स है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा रखा है इनको, ठीक है, ऐसा रख देता हूँ, ये दो बुक्स है, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। सोचो कि ऊपर वाला मैग्नेट और नीचे वाला मैग्नेट सेम मास का है, सेम साइज का है, सेम डायमेंशंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग है। फिर हमने इसको टाइट किया, बांधा एक रस्सी से, यहाँ पे हमने एक रस्सी डाली और इसको हमने टाइट किया, यहाँ पे बांध दिया ऐसे रस्सी से। अब इसको घूमने के लिए छोड़ दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से अपने मैग्नेटिक फील्ड को भेजा ऐसे पैरेलल इस एक्सिस को, और यहाँ पे हमने टाई किया, तो ऐसे घुमाओगे तो आप ऐसा ऐसे घूमते रह जाएगा अभी वहीं पे मैग्नेट। लेकिन अभी हमें एक काम करना है, पहली बार ये अगर नॉर्थ पोल इसका, ये वाला नॉर्थ पोल, और दूसरे इसका भी नॉर्थ पोल यही है, इसका साउथ पोल ये है तो दूसरे इसका भी साउथ पोल ये है। जब हम लाइक पोल, इसे क्या कहते हैं, लाइक पोल, एक जैसा पोल, ये साउथ है ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ है तो ये भी साउथ, मतलब दोनों के साउथ पोल बांध दिए, इसके भी नॉर्थ और नॉर्थ बांध दिए ऐसे। तो जब इसका घूमने का टाइम पीरियड है ये वाला, ये टाइम पीरियड है 5 सेकंड, कितना है 5 सेकंड, जब लाइक पोल्स को बांधा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अपोजिट पोल्स को बांध रहा हूँ, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब मैं अब क्या करने वाला हूँ, पोल्स को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे साउथ नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है ना, अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये जो इसका नॉर्थ है ना, इसका इसके साउथ के साथ में बांधूंगा, मतलब ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ऊपर वाले का नॉर्थ लेकिन नीचे वाले का साउथ, और इधर इसका साउथ लेकिन नीचे वाले का नॉर्थ। अब देखो क्या होने वाला है, इसको आप घुमाओगे तो हो सकता है टाइम पीरियड ज़्यादा लगे घूमने के लिए, या हो सकता है टाइम पीरियड कम लगे, तो हमें वही निकालना है, टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। टाइम पीरियड मतलब इसका जो ऑसिलेशन होने वाला है ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, ये कम या ज़्यादा, तो पहले इसके लिए 5 लग रहे हैं तो यकीनन दूसरे के लिए ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट जो है अभी चेंज होने वाला है। तो जब आप डायपोल मोमेंट का एडिशन करते हो, जब उसके लाइक पोल सेम रहते हैं, जब मतलब लाइक पोल एक जगह पे रहते हैं, तो लाइक पोल के लिए उसका जो मोमेंट है वो बन जाएगा μ1 + μ2। और जब उसका अनलाइक पोल होगा, अनलाइक पोल के लिए जो मोमेंट है नेट मोमेंट, वो क्या होगा μ1 - μ2, ठीक है, μ1 - μ2 ये बन जाएगा। तो ये है म्यू नेट किसके वक्त,
जब उसके अनलाइक पोल बांध दिए। अब ये जो है म्यू नेट, लेकिन किसके वक्त, जब उसके लाइक पोल बांध दिए। तो अभी हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन क्या है, आई अपॉन म्यू बी। एक और चीज क्लियर करते हैं, यहां पे 2 पाई कांस्टेंट है, बिल्कुल 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि उसका सेम डायमेंशन है और मास भी सेम है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी लेंथ और उसके मास और उसकी ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड है, तो ये भी बन जाएगा कांस्टेंट, ये भी बन जाएगा कांस्टेंट। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स्ड रहेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट कर रहा है वो भी फिक्स्ड है, क्योंकि हमने वहां पे लगा दिया इस मैग्नेटिक, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे बचा क्या, सो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू बी, लेकिन वो भी रूट में, और 1/म्यू। देखो आई फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बी भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बचा कौन, म्यू। तो मैंने बोला टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ठीक है। अब म्यू नेट म्यू1 और म्यू2 बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइक पोल वाली केस में मैं म्यू1 बोलूंगा और लाइक अनलाइक के पोल वाली केस में मैं म्यू2 बोलूंगा। बस हो गया, इतना सा चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखने वाला हूं, सो टाइम पीरियड इन केस 1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लाइक, और यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इन केस 2 यानी कि अनलाइक। आप या तो 1-2 बोलो या तो लाइक और अनलाइक बोलो। तो इक्वल टू में क्या आने वाला है, उल्टा म्यू, तो यहां पे लिखूंगा म्यू अपॉन म्यू। लेकिन यहां पे देखो लाइक वाली केस में क्या होने वाला है, लाइक वाली केस में उल्टा, ये अगर लाइक वाला केस है तो इसके नीचे आने वाला है इस तरफ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लाइक वाला है तो यहाँ पे आएगा लाइक यानी कि 1, और ये अनलाइक वाला है तो इसका आएगा यहाँ पे अनलाइक, ठीक है ना, अनलाइक, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अभी बस आपको वैल्यूज रखनी है। सो टी लाइक, लाइक पोल के लिए टाइम पीरियड कितना है, तो 5 है, ठीक है, कितना है 5। और अनलाइक के लिए वही तो निकालना है सर, T2 बोल देंगे इसको सीधा सीधा। अब यहां पे इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अनलाइक, क्या होता है अनलाइक के लिए, अनलाइक पोल्स के लिए म्यू1 माइनस म्यू2, और लाइक के लिए क्या होगा म्यू1 प्लस म्यू2। सो भैया 5/T2 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 कितना होगा, देखो म्यू1 है 100 माइनस अंडर के अंदर बनेगा 100 माइनस 50, और ये बनेगा म्यू1 प्लस म्यू2 100 प्लस 50। अब चेक करते क्या बचने वाला है, ठीक है, यहां पे देखते हैं। सो 5/T2, 5/T2 इज इक्वल टू, ये बनेगा अंडर के अंदर 50, क्या बनेगा 50, और नीचे बनेगा 150, क्योंकि 100 माइनस 50 50, और 100 प्लस 50 150, ठीक है। अब यहां से काटेंगे 51 जार 50, 53 जार 150, तो आपका आंसर बनेगा 5/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/3। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायरिंग करते हो क्या मिलेगा आपको, तो आपको स्क्वायरिंग करते हो क्या मिलेगा, देखो 82 इधर जाएगा, या फिर आप स्क्वायरिंग कर दो तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे मिटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं अभी हमें। तो देखो हमें क्या मिला, 5/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/3। तो अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो बन जाएगा ये T2/5 इज इक्वल टू √3/1। तो अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही कह रहेगा, क्योंकि अपॉन 1 से कुछ होता नहीं फर्क। T2 क्या बनेगा, T2 बनेगा ये 5 इधर जाएगा, 5√3। अगर आपके पास से √3 का वैल्यू है 1.732 तो आप आराम से कर सकते हो, करके देखिए। सो आपको पता है √3 का वैल्यू कितना है, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, देखते हैं। 1.732 इंटू 5, 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15
प्लस 1 16 कैरी 1, 5 7 35, 35 प्लस 1 36, 36 कैरी 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 8। सो आंसर है आपका T2 इज इक्वल टू 8.660 सेकेंड। इतना सेकेंड टाइम लगा, कितना, इतना सेकेंड। सो टाइम पीरियड का जो सेकेंड टाइम जो हमारा टाइम पीरियड आया हुआ है 8.66। तो पहली बार कितना टाइम पीरियड था, 5 सेकेंड। अभी कितना हुआ, इतना। मतलब जब आप अनलाइक पोल बांध देते हो दो मैग्नेट के, ऐसे अनलाइक पोल बांध देता हो, मतलब ये अगर नॉर्थ है और ये अगर साउथ है, तो ये अगर ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, बराबर है। तो मैं इसके नॉर्थ के साथ इसका साउथ बांधने वाला हूँ और इसके साउथ के साथ ये नॉर्थ। अब इसको जब मैं रोटेट कराऊंगा, घुमाऊंगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, खचा खच खचा खच खचा खच, तो क्या होगा, तो होगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइम हमारा टाइम पीरियड लगा 8.66 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना था। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे सभी के सभी। हाँ, सेशन बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हम ऑसिलेशन को ख़त्म करने वाले आज। अब जो भी टॉपिक बचे होंगे वो क्लासरूम में हो जाएंगे, और अगला जो सेशन होगा वो होगा नए चैप्टर के ऊपर। वो चैप्टर रहेगा आपके लिए सरप्राइज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।